हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हमने अपनी सुविधा के लिए कई भागों में बांट रखा है। सबसे पहले हम 2 लाइन में समझ लेते हैं उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए यानी अमेरिका से लिया है और संघीय न्यायालय की व्यवस्था हमारी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वहाँ से ली गई है। उच्चतम न्यायालय अपना उसका स्थान दिल्ली है, लेकिन वैसे वो जहाँ भी वहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चाहें आयोजित कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय में 33+1 यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायमूर्ति कार्य कर रहे हैं। ये संख्या 2019 में ही बढ़ाकर 34 की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय किन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझने के लिए हमने उसे कुछ हेड्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमारे लिए उसे समझना आसान हो जाए। हम देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को अभिलेख न्यायालय, प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय न्यायालय, विशेष इजाज़त से अपील और परामर्शदात्री न्यायालय के अंतर्गत हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को इसकी सभी शक्तियों के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया है। यानी एक वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही शक्ति समझाऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ इन सबको बनाया जाए तो आपकी क्लास लगभग 2 घंटे की हो जाएगी, जिससे ना आप पढ़ पाएंगे और ना ही मेरे लिए बनाना सुविधाजनक हो पाएगा। तो आज हम अपनी पहली क्लास में बात करेंगे अभिलेख न्यायालय के बारे में। हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 के अंतर्गत एक अभिलेख न्यायालय होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में ये अभिलेख न्यायालय होता क्या है। अभिलेख न्यायालय को समझने के लिए 2 बातों को हमें हमेशा याद रखना है। अभिलेख न्यायालय में 2 गुण विशेष रूप से छुपे हुए होते हैं। पहली बात, अभिलेख न्यायालय में जो भी निर्णय दिए जाते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, ताकि उनके अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं वो अपने आने वाले समय के जो भी जजमेंट दें उसमें उन निर्णयों को जो किसी न्यायालय को हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं उसके द्वारा दिए गए हैं का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। यानी मैंने क्या कहा कि जो भी निर्णय दिए जाएंगे उन्हें रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ठीक है, जिसे हमें बात पता है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है, और उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देता है अगर उन्हीं तथ्यों पर उसी विषय पर कोई भी मामला किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, देश के कहीं भी किसी भी राज्य के न्यायालय में, किसी जिला न्यायालय में आएगा तो उस न्यायालय का दायित्व बनता है कि वो अपना निर्णय उसी निर्णय के प्रकाश में करे जो उच्चतम न्यायालय ने उन तथ्यों पर पहले से दे रखा है। और ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उच्चतम न्यायालय के दिए हुए निर्णयों को रिकॉर्ड किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, तभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभिलेख न्यायालय होने की पहली खासियत ये है कि उस न्यायालय के जो भी निर्णय हैं उन्हें अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरी बात करेंगे, अभिलेख न्यायालय वो होता है जिसे अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार होता है। यानी ये महत्वपूर्ण है कि जो भी अभिलेख न्यायालय होगा वो अपनी और अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित कर सकेगा। अब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये अवमानना क्या है। तो हम देखते हैं कि अवमानना के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया कि अवमानना दो प्रकार की हो सकती है, एक सिविल अवमानना और दूसरी आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना वो होती है जब न्यायालय ने कोई डिक्री, कोई आदेश, कोई निर्णय पारित किया या किसी व्यक्ति से अपेक्षा की कि आप ये कार्य करें, कोई दायित्व डाला आप ये कार्य करें या फिर आप इस प्रकार का कार्य ना करें। ऐसा कोई भी निर्णय, आदेश, डिक्री पारित की और उस व्यक्ति ने क्या किया,
उस व्यक्ति ने उसका पालन नहीं किया। यानी कि अगर न्यायालय ने कोई आदेश, डिक्री, ऑर्डर पास किया है और जिससे अपेक्षा की है कि वो उसका पालन करे या उसके अनुसार आचरण करे, उसने क्या किया, उसने उसका पालन नहीं किया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने न्यायालय की सिविल अवमानना की है। यहाँ पर अवमानना किस प्रकार की होगी, सिविल प्रकार की होगी। दूसरे प्रकार की अवमानना है आपराधिक अवमानना। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे न्यायालय का जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, वो कुछ कम होती है। आम समाज में न्यायालय की एक प्रतिष्ठा होती है। लोग विश्वास करते हैं कि न्यायालय निष्पक्ष है और तथ्यों के आधार पर अपने निर्णय देता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रचार करता है, कोई प्रकाशन करता है जिससे कि ऐसा पता चलता है कि न्यायालय जो है वो उतनी वो प्रतिष्ठा खोता है, उसका वो स्तर कम होता है, समाज में उसके प्रति जो विश्वास है वो कम होता है, तो इसे हम आपराधिक अवमानना मानते हैं। दूसरी चीज़, ये हो गया पहला पॉइंट, यानी ऐसा प्रकाशन जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम करे। दूसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पहुंचती है, कुछ भी इस तरीके का एक्ट जिससे कि जो न्यायालय में प्रोसीजर चल रहा है उस प्रोसीजर को पूरा करने में, शांतिपूर्वक पूरा करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है। या फिर अगर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा पारित किसी तरह के प्रशासन से संबंधित आदेश, किसी आदेश के पालन में व्यवधान डालता है। जो हमने सिविल देखा था तो हमने क्या देखा था कि वो व्यक्ति स्वयं जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है किसी आदेश का पालन नहीं कर रहा। यहाँ मैंने आपराधिक में तीसरा पॉइंट क्या कहा कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, न्यायालय का जो भी आदेश है, ऑर्डर है प्रशासन बनाए रखने के लिए, उसके पालन में व्यवधान खड़ा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपराधिक अवमानना कर रहा है। यानी हमने आराम से इस चीज़ को, दोनों को अलग अलग समझ लिया। बात कर रहे हैं अवमानना की, जो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत बताई गई है। पहली अवमानना सिविल प्रकार की, जहाँ पे क्या हुआ, आदेश का उल्लंघन किया गया है, यानी न्यायालय ने आप पे कोई दायित्व डाला, कोई भी डिक्री, आदेश, ऑर्डर के थ्रू कि आप क्या है, इस कर्तव्य का पालन करेंगी या आप इस कार्य से विरत रहेंगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस कार्य का पालन नहीं किया, डिक्री का पालन नहीं किया, या फिर जो आपसे नहीं करने को कहा गया था आपने वही कार्य किया। दूसरी चीज़, आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना यूं ही नहीं होती है। आपराधिक अवमानना तब होगी जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा कोई प्रकाशन करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं जिससे क्या है, न्यायालय की सम्मान में, प्रतिष्ठा में कमी आती है, समाज में उसकी छवि खराब होती है, या फिर आप उसी कार्यवाही में कोई व्यवधान डालते हैं, या किसी भी तरीके के प्रशासन को बनाने के लिए जो ऑर्डर दिया है उसमें आप कोई व्यवधान डालते हैं और ऑर्डर को पूरा नहीं होने के लिए प्रयास करते हैं। ये तो हमने देख लिया अवमानना। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने कही हैं, यानी कि प्रकाशन करना कुछ भी या कोई व्यवधान डालना, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत आवश्यक है कि हम उसे समझें। कुछ अपवाद की स्थितियाँ हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रकाशन कर रहा है कुछ ऐसा जिससे न्यायालय के सम्मान में व्यवधान पड़ रहा है, उसमें वो एक निर्दोष प्रकाशन है, यानी वो सत्य के आधार पर है, यानी व्यक्ति ने जो देखा उसे बताया, उसे ही पब्लिश किया, प्रकाशित किया, तो वहाँ पर वो अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में अगर कहूँ, ये शुद्ध रूप से सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, परिकल्पनात्मक उदाहरण है कि अगर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी पत्रकार ने किसी न्यायाधीश को कोई ऐसे कार्य करते हुए पाया, कोई रिश्वत लेते हुए पाया जिसको वास्तव में उन्होंने लिया है, और उसने उसकी फ़ोटो खींच करके अगर पेपर में दी कि ये मैंने रिश्वत लेते देखा है और वो वास्तव में है, तो उसे हम नहीं कहेंगे कि वहाँ पे अवमानना हुई है, क्योंकि वो क्या है, वो एक निर्दोष प्रकाशन है। जिस घटना के बारे में बताया गया है वो घटना सत्य है और वहाँ पे कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं इन्वॉल्व है कि कोर्ट का अपमान किया जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इस बात के लिए सिर्फ एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया, उसने कोई वास्तविक, उसके पास तथ्य नहीं है, घटना सत्य नहीं है, बल्कि उसने क्या है, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि न्यायालय भ्रष्ट है, न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं वो तो घूस लेते हैं, तो फिर क्या होगा, उस स्थिति में उसे न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया जाएगा। और जो भी अपमानना का दोषी पाया जाता है उसके ऊपर न्यायालय कार्यवाही कर सकती है और उसे दंडित कर सकती है। वर्तमान में इसके लिए 6 साल का कारावास और 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक अभिलेख न्यायालय क्या होता है।
अभिलेख न्यायालय में हमने दो बातों को देखा। सबसे पहले क्या कि उनके जो भी निर्णय होंगे उन्हें दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखेंगे ताकि अधीनस्थ न्यायालय उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। और दूसरा, अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार एक अभिलेख न्यायालय को होता है। कुछ वाद हम देख लेते हैं जहाँ से हमें अवमानना का और जो अभिलेख न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक केस इसमें आया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आपका है। दिल्ली न्यायिक संघ बनाम गुजरात राज्य AIR 1991। इस केस में क्या हुआ कि आपके गुजरात के जो हैं एक ज़िले के, एक नाडियाल ज़िले के एक न्यायाधीश थे, जिला जज थे। उनसे वहाँ पे जो लोकल पुलिस थी वो एक मुकदमे को लेकर के कुछ उनके बीच में विवाद हो गया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि न्यायाधीश को मतलब मारा पीटा और ज़बरदस्ती शराब पिला करके उनको वैसे ही जांच के लिए कि यहाँ राज्य में मना है और अवैध रूप से इन्होंने शराब पिया है, इसको लेकर के उन्हें जो है वैसे ही ले गए पैदल हॉस्पिटल तक और उनके साथ वैसे ही फ़ोटो खींच के अखबार में डाल दिया। न्यायालय ने ये माना कि इस प्रकार से एक न्यायाधीश के साथ व्यवहार करना न्यायालय की घोर अवमानना करना होगा और इस बात के लिए उच्चतम न्यायालय ने जो कोर्ट को एक ऑर्डर दिया। वहाँ एक जो न्यायाधीश सहाय जी की एक समिति बनाई गई जिससे कहा गया कि आप जांच कीजिए। उच्च न्यायालय को ऑर्डर दिया और कहा कि आप इसके लिए जांच कीजिए और इनको लोगों को जितने पुलिस वाले इन्वॉल्व थे उनके बारे में जो है निर्णय कीजिए। वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जब जांच किया सहाय की समिति ने तो उन्होंने पाया कि वो 6 पुलिसकर्मी जो थे वो उसके लिए दोषी पाए गए और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय को दिया कि आप इन्हें दंडित कर सकते हैं, ये लोग दोषी पाए गए। उस स्थिति में क्या हुआ, ये जो पुलिस वाला पक्ष था इसने ये बात रखी कोर्ट में कि उच्चतम न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय को जो भी जिला जज के लेवल के न्यायालय हैं उनके जो भी न्यायाधीश हैं उनको उनकी अवमानना के लिए दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय को मात्र अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार 129 में दिया गया है। लेकिन न्यायालय ने उनके इस तर्क को नहीं माना और ये कहा कि एक उच्च न्यायालय को यानी एक सुपीरियर कोर्ट को ऑलवेज क्या है अपने जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। ये अधिकार उच्चतम न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी। उच्चतम न्यायालय अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार रखता है। इसी तरह से उच्च न्यायालय भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार रखता है। तो इस केस से हमें क्या पता चला, इस केस से हमें ये पता चला कि जो भी कोर्ट है जो सुपीरियर कोर्ट है वो अपने से अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे इनरी विनय चंद्र मिश्र के केस में। इनरी जहाँ लगा होता है वहाँ पर क्या है वो एक सलाह है, एक जैसे एक सजेशन लेने के लिए जो 143 आपको ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि राष्ट्रपति कभी किसी मामले पे विचार जो है ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ पर केस में आपको इनरी मिलेगा। तो यह इनरी विनय चंद्र मिश्र का जो केस था इसमें बात ये हुई थी कि कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पावर होती है 129 की, इसके अंतर्गत क्या है कि ये हर तरीके की पावर से ऊपर है और किसी भी तरीके की अवमानना के लिए ये दंडित कर सकती है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक अभिवक्ता जो अधिनियम है उसके प्रावधानों से इतर कोर्ट के द्वारा दंडित किया गया। इस बात के लिए अवमानना का दोषी पाया गया, उसको कदाचार के लिए दोषी पाया गया। लेकिन इसके बाद इसकी जजमेंट को, इसीलिए मैंने इसके नीचे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट रखा है। इस जजमेंट में इस केस को पलट दिया गया और कहा गया कि निश्चित रूप से जो अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है वो बहुत व्यापक है, लेकिन इतनी व्यापक नहीं है कि वो अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों को ना मानते हुए भी जो है अधिवक्ता को अपने अकॉर्डिंग जो है कदाचार का दोषी बता दें। यानी यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था इसमें क्या कहा गया कि जहाँ पर अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान लागू हैं वहाँ एक अधिवक्ता को कदाचार का दोषी कैसे बताया जाएगा, उसके अपने अधिनियम के अंतर्गत बताया जाएगा। इस चीज़ को इस केस में कह दिया गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये न्यायालय की पहली शक्ति अभिलेख न्यायालय होना
आप लोगों को ज़रूर इस लेक्चर से समझ में आ गया होगा। अगर आपके किसी भी तरीके के कोई भी प्रश्न हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी और आप लगातार इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें एक एक करके आपको सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में बताऊंगी और मेरे लेक्चर्स यहीं नहीं रुकने वाले। मैं आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अगर आपको मुझसे पढ़कर ठीक लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।